अच्छा, पिछले घंटे में ना हमने एक सेगमेंट किया ऑन करियर काउंसलिंग एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आप जब अपना करियर की डिसीजन मेकिंग कर रहे हो एट अ सर्टेन एज तो करियर काउंसलर से ज़रूर मिलें। दे विल गिव यू आइडियाज़ ऑफ व्हाट इज़ न्यू आउट देयर। कभी कभार नहीं पता चलता और आप ही की फील्ड में और क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं, स्पेशलाइजेशंस हो सकती हैं जो आप कर सकते हैं। सो आई थॉट दैट वाज समथिंग, हम उसको रीप्लग भी करेंगे ताकि आप दोबारा एक दफ़ा देख सकें। लेट्स टॉक अबाउट द मैच। Do you want to talk about the match that we lost yesterday? तो दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी और 3 मैचेस की सीरीज़ जो चल रही है उसमें 1-1 से हम बराबर हो चुके हैं। इन अ सेंस ओके, तीसरा मैच जो होगा वो बड़े ही ज़बरदस्त होना चाहिए, लेकिन क्योंकि 1-1 अब हम हो चुके हैं। हाउएवर वी वुड हैव लाइक टू विन ऑल ऑफ देम, है ना। तो जी आखिरी अब फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 269 रन्स बनाए। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर कल बुरी तरह नाकाम रहा। हालत ये थी कि पाकिस्तान की इब्तदाई 3 विकेटें जो है ना वो 22 रन्स पर गिर चुकी थी। आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत से लोगों ने उसके बाद टीवी स्विच कर दिया था ऑफ। फ़खर जमान 0, मोहम्मद रिजवान 4 रन्स बनाकर आउट हुए और बाबर आजम जिनकी 20वीं सेंचुरी का शायकीन को बड़ा ही इंतज़ार था और फैसलाबाद चाहता था कि जी हमारे सामने हो, तो वो नहीं कर पाए और नाकाम रहे और महज 11 रन्स जो हैं वो बनाकर आउट हो गए। तो इंतज़ार करना पड़ेगा। बाबर आजम जिनकी T20 में फॉर्म वापस आई थी, लगता है कि फिर कहीं खो गई है। और तीनों सीनियर खिलाड़ी जो हैं उनको यूं चले जाने के बाद सारा बोझ जो था वो मिडिल ऑर्डर पे आ गया। ऑब्वियसली सलमान आगा, मोहम्मद नवाज़ और साइम अयूब की हाफ सेंचुरीज़ बनी और इसकी बदौलत पाकिस्तान 270 रन्स का टारगेट देने में कामयाब रहा, जो कि हमें लग रहा था कि मे बी इट्स द पिच और 270 शुड बी ओके एज वेल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमारे जो बॉलर्स हैं वो नाकाम ही रहे, कुछ आउट करने में एंड तक कुछ बना ही नहीं। और साउथ अफ्रीका के ओपनर्स जो हैं वो आए और फिर वापस जाना भूल गए इन अ सेंस। उन्होंने कहा जी आज हम इधर ही घर बना रहे हैं। और पाकिस्तानी बॉलर्स भी कल कोई कमाल ना दिखा सके और मेहमान टीम के सामने मुकम्मल बेबस दिखाई दिए। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह कोई विकेट ना ले सके। अच्छा, बहुत मैंने आप लोगों को डिटेल दे दिया, मैं खुद ज़रा सैड होती जा रही हूँ। सो लेट अस गेट द एक्सपर्ट्स इन एंड लेट्स टॉक टू देम। राशिद भाई हमारे साथ, भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलामुअलैकुम राशिद भाई, क्या हाल है? राशिद भाई देखें, जब पहला मैच हमने इतना ज़बरदस्त जीत लिया था तो बनता नहीं है कि दूसरे में ये हाल था हमारा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल। देखें कल जो प्लेइंग 11 खेली, फास्ट बॉलर ज़्यादा हमने डाल दिए। अगर अबरार को नहीं खिलाना था तो शायद फैसल अकरम को ट्राई करते, वो स्पिनर हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ और मोहम्मद वसीम जूनियर दोनों ही खेले। यहाँ की पिच हमारे लिए जो सूट करती है, स्पिनिंग उसके ऊपर करती है। साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलिंग पे डोमिनेट करते हैं, उनकी बॉलिंग बर्गर कल खेले और उन्होंने तेज बॉलिंग की है। 145 प्लस खेलना हमारे बैट्समैन के लिए न्यू बॉल से मुश्किल लग रहा है और तीनों को आपने देखा, लेंथ बॉल पे भी आउट हुए, शॉर्ट पिच पे भी आउट हुए। बर्गर बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। मतलब ये है कि देखें जो टीम हमारी खेल रही है यही मोरलेस T20 की टीम है, ये वनडे फॉर्मेट है और 2027 में हमारा वनडे का वर्ल्ड कप है, क्यों नहीं हम नए प्लेयर खिला देते। अब देखें श्रीलंका आ रही है, ये मैच तो अगला मैच जीतते हैं हारते हैं डजंट मैटर। आपको श्रीलंका के लिए 4 से 5 नए प्लेयर्स डालें जो कि 2027 तक खेलें। ये T20 और वनडे की टीम को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप है इंडिया में फरवरी में, श्रीलंका में, तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन वनडे के लिए तो आप नए प्लेयर तलाश करना शुरू कर दें। नहीं लेकिन तो ये राशिद भाई यही तो बात है और बात हम काफ़ी अरसे से यही कर रहे हैं। ये समझ क्यों नहीं आ रही और ये फैसला साजी, भट्टी साहब आप भी आ जाएं इस कॉन्वर्सेशन में, ये फैसला साजी अब तक क्यों नहीं हो रही? हम उसी प्लेइंग 11 को 1-2 ट्वीक्स करके ODIs में भी व्हाई आर वी डूइंग दिस? भट्टी साहब, हम क्यों करते रहते हैं ये? वालेकुम अस्सलाम हुमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हमारे मुल्क में ये अजीब और गरीब रिवायत है कि जो भी इक़्तिदार के मनसब पे आता है, मैं कप्तान और कोचिस की बात कर रहा हूँ, वो ये चाहता है कि मेरे दौर में टीम जीती रहे। उसको ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग की इतनी फिक्र होती है, वो अपना टाइम अच्छा गुजारता है कि मेरे दौर में टीम जीती रहेगी तो वाह वाह होती रहेगी, लेकिन हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर नहीं रहे। हम उन्हीं लोगों को बार बार मौके दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह 2027, हालांकि अभी उसमें टाइम है, अभी तो हमें 3 महीने बाद
T20 वर्ल्ड कप खेलना है, लेकिन 2027 की तैयारी के लिए कुछ हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे और हम होम सीरीज खेल रहे हैं। इसमें हमारे पास चांसेस हैं, जिस तरह राशिद भाई कह रहे थे कि अबरार तो चले ड्रॉप बनते नहीं थे, फैसल अकरम को नए स्पिनर थे, उनको हम ट्राई कर सकते थे, बेशक। लेकिन हम जो गलतियां कर रहे हैं हुमा, वो आप देखें कि सबसे पहले जो कल पाकिस्तान ने गलती की, वो टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने की गलती की, क्योंकि रात में आप देखें ड्यू गिर रही थी और बॉल ग्रिप नहीं हो रहा था। जब हमने 270 का उनको टारगेट दिया तो पिच के हिसाब से मेरे ख्याल में अभी भी हमने तकरीबन कोई 80 से 100 रन कम बनाए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह चार्ज किया। डिकॉक आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप में 4 सेंचुरियां बनाने के बाद क्विंटन डिकॉक रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद वो पाकिस्तान की सीरीज में उन्होंने पहला मैच था 63 रन बनाए, कल 122 रन में उन्होंने सिंगल हैंडेडली पूरे मैच को निकाल दिया। लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में जो शुरू की 25 गेंदें थी, जिसमें पहले फखर आउट हुए, फिर बाबर आउट हुए, फिर रिजवान आउट हुए, पाकिस्तान वही मैच हार गया था। उसके बाद हमने थोड़े बहुत संभलने की कोशिश की, 269 तक स्कोर को लेकर गए, लेकिन फिर रही सही कसर हमारी फील्डिंग ने पूरी कर दी कि हमने 3 कैचेस ड्रॉप कर दिए। हमने टॉस जीत के भी फैसला जो किया वो भी बड़ा ही डाइसी था और उसका फिर हमने देख ही लिया रिजल्ट क्या निकला। राशिद भाई, आप जो अभी कह रहे थे, बॉलर्स की बात कर रहे थे आप, साउथ अफ्रीकन की 145 पे वो चार्ज करते हुए आते हैं, मतलब सो व्हाट, मतलब हमें क्या हुआ? हमारा जो डोमेस्टिक सेटअप है, वी आरंट वी यूज्ड टू दिस, हम तो वी आर नोन एज अ बॉलिंग नेशन, तो हमसे वो क्यों नहीं संभाला गया? मतलब इट्स नॉट अ 145 इज़ नॉट समथिंग कि जी हम नहीं कर सकते। मतलब आप शोएब अख्तर को देख लें, फजल महमूद को देख लें, मतलब ये हमारे पास तो एक लेगेसी है ऑफ फास्ट बॉलर्स। देखिए, जो आपने बात की, हम सबको खेले में शोएब अख्तर हमारे साथ खेले, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये तेज तरीन बॉलर थे और अच्छे थे, और हम इनको नेट में बैटिंग किया करते थे। 150 प्लस पे हम बैटिंग करते थे, हम यूज टू थे। फिर एनएल डोनाल्ड को खेलने के लिए कॉटनी वॉल्श या कोई भी आ जाएगा, मैकग्रा हो या ब्रैटली हो, हम खेलते थे उनको। लेकिन हमारे नेट में कितने तेज बॉलर हैं, कौन बॉलिंग करता है? 140 प्लस शायद ही हमारे पास कोई बॉलर रह गया हो। जहां पे हमें 145 पाकिस्तानी पिचेस पे मिली है ये, अगर हम बाहर पिचेस पे जाके 140 को बाउंस और स्विंग के साथ मुश्किल हो रहा है हमें। कल एक्सपोज किया है बर्गर ने, और पहले मैच में भी पिंडी में शायद T20 में भी बहुत तगड़ी बॉलिंग की थी उन्होंने। तो बाकी कॉर्बन बॉश ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। आप न्यू बॉल दोनों एंड से देख लें, बल्ले पे नहीं लग रही थी। हमें इशू आ गया, टेक्निकल इशू बहुत बड़ा है और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी हमारे 3 बल्लेबाज के जो नाम लिया है, बाबर आजम हो गए, फखर जमान और रिजवान। देखिए T20 डिफरेंट फॉर्मेट, अब ये जो है ना वनडे, हमें नई टीम बनानी है, तो हमें कुछ प्लेयर नेक्स्ट सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ डालें, वनडे में लाजमी डालें। अच्छे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम पुराने को लेके आ जाते हैं उनकी जगह। यही हो रहा है। हम 2021 में हुसैन तलत खेले थे या और कोई खेला था, वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि नया फ्रेश प्लेयर तो वहां पर आ ही नहीं रहा। तो यही तो सारी बात है, बिल्कुल यही सारी बात है। और ये कंसर्निंग बात है भट्टी साहब कि हमारे पास मतलब हमें कोई मिल नहीं रहा। वी आर अ क्रिकेट प्लेइंग नेशन। हम स्पिनर्स की बात करते हैं, हमारे पास स्पिनर नहीं होते। हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, हमें फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे नए। मतलब हम कहाँ नहीं देख रहे? व्हाट इज़ रॉन्ग? कुछ तो सिस्टम में खराबी हुई है इस वक्त। देखिए हुमा, नो डिसरिस्पेक्ट टू मोहम्मद रिजवान ने पिछले मैच में बड़ी जबरदस्त 50 रन की इनिंग्स खेली। जब हम टीम बिल्ड करने जा रहे हैं तो हमारे पास, क्योंकि इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रहा है, कराची के विकेट कीपर बैट्समैन है साद बेग, पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान भी रह चुके हैं। कल उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 4थी सेंचुरी बनाई, तो साद बेग को हम ट्राई कर सकते हैं वनडे में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो मुसलसल स्कोर कर रहे हैं। इसी तरह स्पिनर्स में कुछ अर्से पहले सुफियान मुकीम का बहुत चर्चा था। अबरार अहमद अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं। अबरार अहमद, मैं राशिद भाई को कल किसी और जगह सुन रहा था, ये कह रहे थे कि अबरार अहमद की चूंकि गर्दन पतली है, इसलिए सबसे पहले अबरार अहमद को ड्रॉप कर दिया जाता है। जो साउथ अफ्रीका के स्पिनर थे, उन्होंने कल लेग स्पिनर ने 3 आउट कर दिए। हमारे स्पिनर्स, हमने ज़ाहिर रेगुलर स्पिनर खिलाए नहीं, हमारे सारे
पार्ट टाइमर्स थे। तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन में भी गलतियां हो रही हैं, प्लानिंग में भी गलतियां हो रही हैं। अब इसको पैनिक ना करें, हम लोग वन साइडेड कल मैच हार गए। उन्होंने तकरीबन 59 गेंदे पहले ये टारगेट अबूट कर लिया। जी आखिरी मैच जी, में वो तो 41st ओवर में खत्म हो चुका था। लेकिन उमा, हमें क्योंकि होम ग्राउंड की बात हो रही है, हमें वही पिचेस बनानी चाहिए जो हमें सूट करती हैं। पहले मैच की पिच अच्छी थी, लेकिन कल अचानक हमने ऐसी पिच बना ली जो साउथ अफ्रीका को फेवर कर मतलब हम इतने भोले हैं कि हम अपने ही घर अपने आप को फायदा नहीं दे सके। दिस इज इनसेन। और खास तौर पे यू आर वेरी राइट, जब हमने पहले कर ही लिया था तो दूसरी बारी भी यही करते। जी राशिद भाई, पहले सिलेक्शन में अगर देखते हैं ना, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व लग रहे हैं। और जहाँ तक पिच का ताल्लुक है, पिच अच्छी पिच थी, सपोर्टिंग थी, लेकिन हमने जो भट्टी साहब ने जैसे कहा, टॉस का बहुत मैटर था, ड्यू फैक्टर आ गया था और उसमें रन बनते हैं। उसमें ना ग्रिप करती है, ना फास्ट बॉलर सही बॉल कर सकता है। हम लोग रिवर्स स्विंग पे चांस ले रहे थे कि, क्योंकि पिछले मैच में ड्यू फैक्टर नहीं था और इसमें आ गया, क्योंकि रिवर्स का हमने चांस लिया था, क्योंकि मोहम्मद वसीम जूनियर ने पहला स्पेल तगड़ा किया, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन बाद में बॉल जब थोड़ी गीली हो गई तो उसके बाद वो रह गई, मतलब कि वो बात नहीं रही किसी बॉलर में भी। शायद टॉस फैक्टर ही हमें नुकसान पहुंचा गया। नो डाउट उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, आउट किया, लेकिन टॉस से बड़ा फर्क पड़ गया, क्योंकि हम सारे टॉस जीतते हुए थे। 6 मैचेस में शायद हम टॉस जीते, T20 में 7, और पिछले मैचेस में हम लोग तकरीबन 1 मैच हम हारे हैं, बाकी सारे मैच टॉस की वजह से जीते हैं। और ये पता नहीं कौन किसकी ये सोच है, बड़ी अजीबोगरीब था। इनफैक्ट जब वो बैटिंग का ही फैसला हुआ तो जो देख रहे होंगे वो भी थोड़े स्टन्ड होंगे कि इधर हुआ क्या है। राशिद भाई, हमारा जो डोमेस्टिक सेटअप है, ज़रा उसके बारे में बताएं, किस किस्म का टैलेंट वहाँ आ रहा है? बिकॉज हम बात तो करते हैं बड़ी कि जी वी हैव सो मच टैलेंट एंड ऑल दैट, बट वो ट्रांसलेट नहीं होता। भट्टी साहब ने भी अभी एक मिसाल दी है 7 बेग की। तो ये बताएं कि मतलब वो टैलेंट है वहाँ, पिचेस डिफरेंट होती हैं, वहाँ से हम लोग लाते नहीं हैं, हम किधर लैग कर रहे हैं भट्टी साहब? नहीं सॉरी राशिद भाई, पहले आप बताएं। इसमें ना चांस देना होता है आपको। अगर देख लिया, 7 की बात कर रहे हैं, 7 बेग और 7 खान, दो प्लेयर हैं जो टॉप पे इस वक्त हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन भावलपुर से खेलते हैं। 7 बेग कराची से ही खेल रहे हैं, दोनों ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। फिर हम देखते हैं अजान अवैध जो सियालकोट के हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो ये वो प्लेयर हैं जिनको आप जब लेके आए सिस्टम में, तो फिर वनडे में अगर लेके आते हैं तो फिर आइंदा आने वाले वनडे में वो खेलने चाहिए। फिर उसके बाद आप डेवलप करते हैं प्लेयर को। हम क्या करते हैं, जिस तरह से सुफियान मुकीम को लाए, वो बॉलिंग अच्छी की, उसको ड्रॉप कर दिया, वो टीम में ही नहीं है अब। इसी तरह फैसल अकरम आए, वो भी टीम में नहीं है। इरफान नियाजी आए, वो भी टीम में नहीं। आप किसी के ऊपर तो स्ट्रिक करेंगे। हम सऊद शकील को बाहर से लेके आए थे, हम खुशदिल शाह को लेके आए थे, कोई तो टीम में है नहीं। इसलिए नहीं होते क्योंकि कोई ये फैसला नहीं करना चाहता और ये जी हमारा नहीं है, इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, वरना क्या वजह बनती है? नहीं, डिसाइड ये कर लेना कि भाई ये प्लेयर अच्छे हैं। पूरी एक कमेटी होती है, एक कोर टीम होती है, वो बोले यार कि प्लेयर जो साद खान आ रहा है या सऊद शकील आ रहा है, ये हम 10 मैच देंगे इसको। कोई डिसाइड कर ले कि हाँ इस तरह से हमें प्लेयर को डेवलप करना है। किस नए प्लेयर को 21-22 साल के जो प्लेयर के नाम हम ले रहे हैं, इनको देखें, टाइम देना पड़ेगा आपको, उनको मुसलसल चांसेस देने पड़ेंगे। हुरैरा आया था, 2 टेस्ट मैच खेल के वो भी चला गया। तो जो खिला रहे हैं वो गलतियां कर रहे हैं ना। हम तो कितने प्लेयर्स आए हमारे सामने, कामरान गुलाम आया डेब्यू में 100 करके, उसने अपनी जगह नहीं, वो जगह नहीं बना पाया। तो कुछ ना कुछ है जहाँ पे मैनेजमेंट भी गलतियां कर रहा है कि प्लेयर सेटल नहीं हो पा रहे। राशिद भाई, जो मैं इसमें समझ पाया हूँ कि क्योंकि अगर आज के तनाजुर में हम बात करें तो पावर कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन के पास है। जाहिर है वो फॉरेनर्स हैं, उनको पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स का ज्यादा पता नहीं है। और हम लोग कोचेस जो है उनको नहीं पता, तो उनको बताना, मतलब सिलेक्टर्स की एक पूरी टीम बैठी हुई है, कोई बताए उनको, मतलब अकेले तो नहीं है ना वो फैसला करने के लिए मेंटोर्स हैं हमारे यहाँ। पता नहीं ये फॉरेनर जो है वो इतनी आसानी से कन्विंस होते नहीं है। यकीनी तौर पर सिलेक्टर्स उनको बता रहे होंगे, लेकिन जब तक वो खुद नहीं समझेंगे माइक हैसन, लिहाजा मेरे ख्याल में जो पीसीबी फॉरेन कोच लाता है, हर बार वो कहता है कि वो डोमेस्टिक सर्किट में जाएंगे, जाके प्लेयर्स को देखेंगे। तो पिछले दिनों माइक हैसन फारिग थे, उनको भेजते, आप देखते, कहते भाई जाए जाके काजल ट्रॉफी में नए लड़के खेल रहे हैं, उनको चेक करें।
जब तक कोचेस खुद नहीं जाएंगे ग्राउंड पर, दूसरों की राय पे रिलाय करेंगे, तो मेरा ख्याल में फिर नए भट्टी साहब फ्रैंकली वी वुड हैव थॉट कि ऐसा हो रहा होगा। एक आइडिया है, मतलब माना कि आप जी राशिद भाई एक और आइडिया जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, देखिए कुछ प्लेयर है, जैसे हम फारिग प्लेयर है ना, हम तो टीवी पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सिलेक्शन कमेटी का या क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटी हमसे बात कर सकती है। इस्लामाबाद में 3 मैचेस हो रहे हैं, यहाँ पे 4-5 लोग जाके देख के हमें रिपोर्ट है, इतना मुश्किल का ना, उनके पैसे चार्ज होंगे, ये 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। कोई फ्री में भी काम करके देख ले तो शायद फाका हो जाए। राशिद भाई, आप जब खेला करते थे तो आपको याद होगा कि हम लोग जाते थे, जाके जर्नलिस्ट जो थे वो डोमेस्टिक मैचेस देखते थे, अब जर्नलिस्ट भी नहीं जा रहे। तो मतलब ये ओवरऑल ही सिस्टम जो है थोड़ा सा इट नीड्स टू बी ट्वीक्ड और ओवरहॉल्ड, हम तो कहेंगे। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब एंड राशिद भाई। ओके, सो द थर्ड मैच जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कल है, और एक हम जीत चुके हैं, एक वो जीत चुके हैं। वी आर होपिंग कि तीसरा हम जीत जाएं बाय हुक और बाय क्रुक, ताकि मतलब सीरीज हमारे नाम हो जाए।